बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिटेल से डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं तो यहां पे मैं अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि मेंडल ने जब मानो हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड को स्टडी किया तो मेंडल ने कौन से लॉज दिए, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर उसके बाद मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया और डायहाइब्रिड क्रॉस करने पर मेंडल ने एक लॉ दिया जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो डायहाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी हुई है। इसी से मैं कोशिश करूंगा कि आपको तीनों यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंस करवा सकूं। मेंडल ने एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसकी सीड की जो शेप थी वो राउंड थी और इसका जो कलर था वो येलो था। तो आपको पता है कि कैपिटल आर राउंड शेप के लिए है, जबकि वाई जो है कैपिटल वाई वो येलो कलर के लिए रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मेंडल ने दूसरा एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसके सीड की जो शेप थी वो रिंकल्ड थी और इसका जो कलर था वो ग्रीन था। तो जो रिंकल शेप है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसका जो ग्रीन कलर है उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के लिए जरूरी है कि मियोसिस का प्रोसेस हो और उसके रिजल्ट में गेमीट्स बने और गेमीट्स असल में फ्यूज हो। जब इस प्लांट के अंदर गेमीट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे? फॉर एग्जांपल सीड शेप का जो एक एलील है वो एक एलील इस गेमीट में आएगा और इसी तरह दूसरा एलील जो है वो इस गेमीट में आएगा। इसी तरह सीड कलर का एक एलील इस गेमीट में आएगा, इसी तरह दूसरा वाई इस गेमीट में आएगा। सेम कंडीशन यह होगी जब इस प्लांट के अंदर गेमीट्स बनेंगे तो आर एक गेमीट में और दूसरा आर दूसरे गेमीट में, इसी तरह स्मॉल वाई एक गेमीट में और स्मॉल वाई दूसरा गेमीट में। अब जब ये गेमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं जब दोनों एलील सेम ना हो। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी दोनों कैपिटल आर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। जब दोनों एलील सेम हो यानी कैपिटल आर, तो इस कंडीशन को हम सिंपली होमोजाइगस कहते हैं। अब जब इससे जो नए प्लांट्स बने, जो ऑफस्प्रिंग बने, उसको मेंडल ने नाम दे दिया F1 जनरेशन का। और इसके अंदर उसने क्या देखा, जितने भी प्लांट्स थे उनके साथ जितने भी सीड्स लगे, बीज लगे, वो सारे के सारे राउंड थे और उन सब का कलर जो था वो येलो था। अब मेंडल ने यह कहा कि जब ये कंडीशन आ जाए यानी जीनोटिपिक ये कंडीशन आ जाए तो एक आर यानी कैपिटल आर डोमिनेट होगा और स्मॉल आर रिसेसिव होगा। दूसरे अल्फाज में कि डोमिनेट जो राउंड शेप है वो डोमिनेट है और रिंकल शेप जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह जब कलर की बारी में उसने क्रॉस करवाया येलो को ग्रीन के साथ तो F1 जनरेशन में सारे के सारे येलो आए। तो मेंडल ने यह कहा कि येलो यानी कैपिटल वाई डोमिनेट है और स्मॉल वाई रिसेसिव है। तो इसी बात से मेंडल ने डोमिनेंस का लॉ दे दिया जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अभी मुझे पता है कि अगर डायरेक्ट मैं यहां पे स्टेटमेंट को रीड करूं तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। मैं जरा इस जीनोटाइप को देखता हूं कि ये असल में है क्या, कहां पे है। अगर मैं इस प्लांट का एक सेल लूं और सेल में यहां पे ड्रा करूं तो इस प्लांट के अंदर जीनोटाइप ये वाली होगी। क्यों ये वाली होगी? क्योंकि ये इससे मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ तो इसके सेल के अंदर जीनोटाइप ये है सीड शेप और कलर के लिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, सर ये आर आर और वाई वाई क्या है, कहां पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज क्या है? अगर इस प्लांट का मैं एक सेल लूं और आपको पता है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं और इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो सेम हैं, फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम पे अगर सीड का शेप का एलील है और इस क्रोमोसोम पे भी अगर सीड शेप का जीन है या एलील है,
तो इस क्रोमोसोम को हम नाम दे सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का। सेम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसके ऊपर जो जीन है और इसके ऊपर जो जीन है वो दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसके ऊपर भी अगर सीड कलर का एलील है, ये जीन है, और इधर भी सीड कलर का जीन है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब मेंडल ने क्या कहा कि मेंडल ने ये कहा कि जब आर आर वाई वाई यानी इसके अंदर की ये कंडीशन हो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर हो, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो, तो उस कंडीशन में एक जो है वो डोमिनेट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। कलर के केस में येलो कलर डोमिनेट होगा और ग्रीन कलर आपके पास रिसेसिव होगा। क्लियर है? अब यहां से ही मैं अब स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं। मेंडल ने क्या कहा कि डिफरेंट कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने यह कहा कि जो कैरेक्टर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोई यूनिट है और उसने उस यूनिट को फैक्टर का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल सीड शेप के कैरेक्टर के लिए फैक्टर हैं आर और आर। दूसरी बात उसने क्या कही, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, कि ये फैक्टर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पेयर है, ये दूसरी कैरेक्टर है और इसको कंट्रोल करने के लिए भी फैक्टर्स होंगे और फैक्टर्स होंगे पेयर की फॉर्म में, यानी ये और ये। अब नेक्स्ट बात क्या करता है, ऑफ अ पेयर वन फैक्टर डोमिनेट द अदर, कि एक पेयर में एक डोमिनेट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। इसी तरह इस कैरेक्टर के लिए बी फैक्टर का पेयर है, एक डोमिनेट है कैपिटल वाई और दूसरा रिसेसिव है। तभी उसने कहा कि F1 में सारे के सारे जो थे वो राउंड थे या सारे के सारे जो थे वो येलो थे, क्योंकि राउंड और येलो डोमिनेंट हैं, जबकि रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर वो आपके पास रिसेसिव है। क्लियर है? अब इसी से मैं आगे दूसरे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कंसेप्ट देता हूं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने से पहले हमें थोड़ी सी एग्जांपल समझनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी प्लांट का सेल लेता हूं और सेल लेने के बाद वही कंडीशन होगी कि आपके पास ये सीड शेप के यहां पे जीन्स हैं और यहां पे सीड कलर के जीन्स हैं, और उस टाइम मेंडल ने जीन्स को फैक्टर का नाम दिया था, उसने जीन का नाम यूज नहीं किया, तो यहां पे भी मैं बार बार फैक्टर का नाम ही लूंगा। अब मेंडल क्या कहता है? मेंडल ये कहता है कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये दो फैक्टर्स हैं, इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ये फैक्टर है। अब मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने यह कहा कि जब इस प्लांट के अंदर जब पोलन्स बनेंगे यानी गेमीट्स बनेंगे, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस होगा, और मियोसिस के रिजल्ट में आपको पता है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं गेमीट्स के अंदर, यानी एक गेमीट के अंदर आधे क्रोमोसोम एक गेमीट के अंदर होंगे और आधे क्रोमोसोम दूसरे गेमीट के अंदर होंगे। मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने यह कहा कि ये वाले जो पेयर हैं, ये फैक्टर का पेयर है, जब गेमीट्स बनेंगे तो एक फैक्टर एक गेमीट में चला जाएगा और इसी के साथ वाला फैक्टर दूसरे गेमीट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कैपिटल आर इधर आ गया और स्मॉल आर आपके पास इस गेमीट में आ गया। क्लियर है? इसी तरह ये सीड कलर के लिए जो दो फैक्टर्स हैं, जब गेमीट्स बनेंगे तो एक फैक्टर यानी कैपिटल वाई इधर आ गया और स्मॉल वाई इधर आ गया। क्लियर है? मेंडल ने इधर से नाम दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन अलग अलग होना। अब जरा फोकस कीजिएगा, इसी पॉइंट को मैं स्टेटमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। मेंडल कहता है कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, एक उन दो फैक्टर्स में से, उस पेयर में से एक फैक्टर एक गेमीट में चला जाता है और दूसरा फैक्टर दूसरे गेमीट में चला जाता है। दूसरी एग्जांपल सीड कलर की। सीड कलर के लिए भी दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर एक गेमीट में चला जाएगा और दूसरा फैक्टर दूसरे गेमीट में सिग्रीगेट यानी अलग अलग हो जाएगा। तो अब मैं स्टेटमेंट की तरफ जाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल, कि कोएग्जिस्टिंग एलील हर ट्रेट के लिए, कोएग्जिस्टिंग एलील फॉर एग्जांपल इस ट्रेट के लिए क्या कहता है, सिग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, so that each gamete receive only one of two the allele, कि इनमें से एक एलील एक गेमीट के अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को थोड़ा सा समझाता हूं, फिर तीनों में एक दो लाइंस में मैं डिफरेंस करवाता हूं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है?
अब एट अ टाइम मेंडल ने जब दो करेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस करवाया, जिसको हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। फॉर एग्जांपल, जब उसने एट अ टाइम सीड कलर और सीड शेप को आपस में क्रॉस करवाया, डिफरेंस को, और उसने क्या देखा, उसने जब F1 जनरेशन देखी तो F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड और येलो थे, और उनके अंदर जीनोटाइप उसी तरह सेम टू सेम आ गई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर यह कंडीशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे आगे जरा गौर से सुनिएगा, मेंडल ने अब इस करेक्टर और इस करेक्टर दोनों के बारे में कोई बात की है, यानी दो करेक्टर के बारे में कोई बात की है, जिसको उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया। अब उसने क्या कहा, मेंडल ने यह कहा कि जब इस कंडीशन में गैमीट्स बनेंगे तो उसी तरह मियोसिस होगी, उसी तरह क्रोमोसोम सिग्रीगेट होंगे, एक एक के अंदर जाएगा, दूसरा दूसरे के अंदर जाएगा, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लेकिन यहां पे उसने क्या बात ऐड की, उसने ये कहा कि अगर एक गैमीट के अंदर ये वाला आर चला गया और दूसरे गैमीट के अंदर ये आर चला जाएगा, लेट्स सपोज, लेकिन उसने ये कहा कि दूसरे करेक्टर के लिए जो दो एलील हैं, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो हमेशा कैपिटल आर के लिए जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाई वाला ही क्रोमोसोम उस गैमीट में जाए। फॉर एग्जांपल, उसने कहा यह भी तो हो सकता है कि एक साइड से ये कैपिटल आर वाला जाए और दूसरी साइड से कैपिटल वाई वाला भी जाए, ऐसा गैमीट भी बन सकता है। फिर उसने कहा कि ऐसा गैमीट भी तो बनने पॉसिबल है कि एक के अंदर कैपिटल आर चला जाए और दूसरे के अंदर स्मॉल वाई चला जाए। उसने कहा कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि गैमीट बने कि एक के अंदर ये वाला स्मॉल आर वाला क्रोमोसोम चला जाए और दूसरे के अंदर कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम चला जाए। और उसने कहा यह भी तो पॉसिबल है कि एक स्मॉल आर वाला हो और एक स्मॉल वाई वाला हो, ये ऐसे गैमीट बना दें। तो मेंडल ने यहां से ये कंक्लूजन निकाली, और क्यों निकाली ये अभी आपको मैं क्रॉस से समझा दूंगा। अब फोकस कीजिएगा, मेंडल ने यह कहा कि जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स होंगे इसके लिए, और दो एलील्स होंगे सीड शेप के लिए। और उसने ये कहा कि ये दो एलील्स और ये जो दो एलील्स हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर गैमीट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सर, कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, अब दोबारा समझें कि जरूरी नहीं है कि जिस गैमीट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम यानी कैपिटल आर वाला चला जाए, जरूरी नहीं है कि उस गैमीट के अंदर कैपिटल वाई वाला ही क्रोमोसोम जाए, स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम भी जा सकता है। क्लियर है? इसी तरह स्मॉल आर वाला क्रोमोसोम जिस गैमीट के अंदर जाएगा तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि स्मॉल वाई वाला जाए, कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम भी उस गैमीट के अंदर जा सकता है। यानी कैपिटल आर के लिए जिद नहीं करेगा कि मैंने कैपिटल वाई के साथ जाना, और स्मॉल आर वाला जिद नहीं करेगा कि मैंने स्मॉल वाई के साथ ही गैमीट बनाना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं। तो यहां पे मैंने यही लिखा हुआ है कि ईच पेयर ऑफ एलील इज सॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील, के एक पेयर ऑफ एलील इंडिपेंडेंटली अलग सेपरेट या सॉर्ट होते हैं अदर पेयर ऑफ एलील से ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब आपके पास गैमीट्स बनती है। तो मेंडल ने ये लॉ क्यों दिया था, जरा फोकस कीजिएगा। जब मेंडल ने कहा कि ये वाले गैमीट्स पॉसिबल हैं, तो मेंडल ने इसको क्रॉस करवाया। लेट्स सपोज कि ये मेल वाले हैं और इसी तरह फीमेल वाले भी बनेंगे, तो यहां पे क्रॉस करवाया। और क्रॉस करवाने के बाद मेंडल ने ये देखा कि राउंड और येलो मिले तो कोई मसले की बात नहीं थी, क्योंकि उसको पहले भी मिल चुके थे। और उसको रिंकल्ड और ग्रीन मिला तो फिर भी वो परेशान नहीं हुआ, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन उसको बास प्लांट ऐसे मिले थे कि कुछ राउंड भी थे और ग्रीन भी थे। अब मेंडल इस बात से परेशान हुआ था कि राउंड तो येलो होना चाहिए था, तो ग्रीन क्यों हुआ। और उसको ऐसे प्लांट भी मिले जिनके सीड्स रिंकल्ड थे और साथ येलो कलर थे। और ये उसके पास, जिनको मैंने स्टार लगाया हुआ है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये एक नई वैरायटी थी
तो इस नई वैरायटी को देखकर मेंडल ने यह ला दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और फिर मेंडल ने यह कहा था कि अगर कैपिटल आर वाला अगर कैपिटल वाई के साथ ही गैमीट बनाता, अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर हमेशा राउंड वाला कैसा होता, येलो, और हमेशा रिंकल्ड वाला कैसा होता, ग्रीन वाला होता। लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है। तभी आपके पास इस तरह की एक नई वेराइटीज आई थी। अब मैं एक लाइन में तीनों में डिफरेंस करता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, सेग्रीगेशन क्या है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। मेंडल कहता है कि जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी यानी F1 में, तो सीड शेप के केस में एक डोमिनेट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। जब उसने कलर को आपस में क्रॉस करवाया तो उसने कहा कि दो अगर ये कंडीशन होगी तो एक डोमिनेट होगा येलो कलर और ग्रीन कलर रिसेसिव होगा। तो इसको उसने नाम दे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन में वो कहता है कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो एलील हैं और एक एलील एक गैमीट में चला जाता है और दूसरा एलील दूसरे गैमीट में चला जाता है, यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तीसरा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ये कहता है कि जब दो कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करवाएं तो जब गैमीट्स बनेंगे तो जिद नहीं करेगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाए और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाए। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। ओके, आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह।